हेलो भारत की जनता, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट की इस सीरीज में जिसका नाम है पॉडकास्ट। आज हम पॉडकास्ट का एपिसोड 2 कर रहे हैं और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि झारखंड में होने जा रहा है नगर निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प रहा। चुनाव के रिजल्ट भी आ गए और जनता ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैं कहूंगा इस चुनाव का राजा मैं जनता को कहूंगा। कारण उसका यह है कि चुनाव हमारा हुआ बैलेट पेपर पे, जिस पे टाइम बहुत लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता का हौसला इतना बुलंद रहा कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत जबरदस्त रहा। तो इसलिए मैं जनता को इसका हीरो कहूंगा। जब हम बात करते हैं चुनाव की या हमारा नगर अध्यक्ष चुनने की, वार्ड पार्षद चुनने की या फिर बड़े शहरों में कहें तो मेयर चुनने की, तो ऐसे समय में मैं कहूंगा कि कुछ जिम्मेदारियां तय करनी होती है जनता को। शहर में साफ स्वच्छ जल की व्यवस्था की जिम्मेदारी, सड़क, नाली और बिजली की व्यवस्था की जिम्मेदारी और साथ ही साफ सफाई की जिम्मेदारी। इसके साथ ही जिम्मेदारी इस बात की भी कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो नगर पालिका के अधीन आती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उन योजनाओं का लाभ भी जन जन तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचाया जाने की जिम्मेदारी। तो इन्हीं सारी जिम्मेदारियों के साथ आज हमारे साथ मौजूद है शहर चक्रधरपुर के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष मिस्टर सन्नी उरांव जी। हम इन जिम्मेदारियों के बारे में उनसे सवाल करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या प्लान है शहर में विकास को स्थापित करने का। तो सन्नी जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने नगर परिषद का जो चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद के रूप में आप अध्यक्ष के तौर पर चुन कर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार, नमस्कार सभी को। और आज हम लोग एक पॉडकास्ट का माध्यम से हम लोग आज जो बैठे हैं, मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों का जवाब शायद मैं सही सलामत दे पाऊं। इसके लिए सबसे पहले आप जो मुझे पहल की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी शुभकामना के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दे पाएंगे, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा जनता को अपने बारे बताएं कि सबसे डायरेक्ट आप नगर अध्यक्ष के लिए क्यों आपने ये चुना और साथ ही साथ आपके निकटतम प्रतिद्वंदी से काफी कांटे की टक्कर आपकी रही, तो कितना आसान रहा यह चुनाव या फिर अगर कठिन रहा तो कितना कठिन रहा, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट मैंने कभी भी इस चुनाव को नहीं चुना हूं। इससे पहले पूर्व मैं राजनीति में इससे पहले था भी नहीं, अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था। उसी बीच में मुझे वापस सीकेपी आना पड़ा कुछ कारण से, और उस बीच में पापा का चुनाव था, 2019 का चुनाव था। उस चुनाव में कहीं ना कहीं हम 2018 से हम लोग लगे थे। और जब परिवार से कोई लड़ता है तो जाहिर सी बात है पूरा परिवार का सपोर्ट रहता है जी, किसी भी तरीके से हो। तो उस चुनाव में हम लोग साथ रहे, पूरा कैंपेनिंग किए, उस चुनाव को जीते। और चुनाव जीतने के बाद में आप समझिए, अगर मान लीजिए कहीं हम कुछ वादा किए हैं तो उसको पूरा करना जिम्मेदारी मेरा बनता है। तो 19 के बाद में लगातार हम लोग इस फील्ड में घूमते गए, कुछ कुछ काम करते गए। उसी बीच 2020 में कोरोना आ गया। तो कोरोना जब आया, कोरोना काल में भी हम लोग क्या काम किए किसी से छुपा नहीं है। इस कामों को करते 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 जन भावना मन में घुसते गया काम के प्रति, और हम लोग थोड़ा सा ये होते गए कि हम लोग को काम और बेहतर तरीके से करना है। धीरे धीरे हम लोग इसमें जुड़ते गए। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद से उसके बाद लगातार कोरोना में जो हम लोग मेहनत किए हैं उसके बावजूद उसके बाद लगातार हम लोग इस फील्ड में लगे रहे। फिर 2024 का चुनाव आया और कहीं ना कहीं जो इतिहास रचे हम लोग, जिससे पहले कभी चक्रधरपुर में खासकर कोई एक विधायक दोबारा विधायक नहीं बना था। तो जब लोग बनाए दोबारा विधायक तो कहीं ना कुछ तो काम अच्छा हुआ होगा। तो उस बदौलत हम लोग दोबारा चुनाव जीते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद दोबारा हम लोग इसी काम को मिलाकर बढ़ाते गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक कारण रहा। और इससे पहले पूर्व जो हम विधानसभा चुनाव जो हम लोग लड़े, उसमें हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। प्रखंड अध्यक्ष बनते हुए 2 साल हमको काम करने का मौका मिला। और जब हम नगर के वासी हो गए, नगर का मेरा वोटर कार्ड हो गया और नगर एसटी क्षेत्र हो गया, तब सभी के द्वारा मुझे लड़ने का सुझाव दिया गया। ऐसे नहीं कि मैं अपने आप लड़ने आया हूँ। मेरा जन भावना, जन सेवा मेरा पहले से था ही, पहले से मैं लगा हुआ था। लेकिन सबके तरफ जब सुझाव आया तो सभी का मैं सम्मान करते हुए, सभी का मैं आदर करते हुए मैं इस फील्ड में उतरा हूँ और उसके बाद में चुनाव लड़ने का मैं फैसला लिया था।
अच्छा, जन सेवा की भावना की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप चूंकि विधायक पुत्र हैं इसलिए इतना बड़ा जनादेश आपको मिला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधायक पुत्र होना कोई गुनाह तो है नहीं। कारण को समझिए आप। अगर कोई बेटा, कोई उसका फादर मान लीजिए डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं वो जो दिनचर्या में उनका गुजर रहा है, उनका घर का बच्चा का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा उसमें। तो जब मेरे पिता जब राजनीतिक में, हमारा परिवार, मेरी माता राजनीतिक में है, दिन भर मेरे से उठना बैठना हो रहा, लोगों से मिलना जुलना हो रहा, उनकी समस्या को मैं सुन रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं जाएगा? आप बात को समझिए। राजनीतिक बहुत हो सकता है, बहुत कुछ है, इसलिए राजनीतिक बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा, राजनीतिक नहीं करना चाहिए, राजनीतिक ऐसा, राजनीतिक वैसा है। विश्वास कीजिए, राजनीतिक परिवार से मैं जुड़ा हूं। मेरे घर लगभग डेली का डेली 100, 150, 200 आदमी आते हैं, और सभी आदमी से मिलना जुलना, उनकी समस्या को सुनना। हो सकता है मैं सभी की समस्या को सुलझा नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ तो समस्या सुलझाता हूं। तो जो व्यक्ति घर में बैठे आदमी लोगों से मिल रहा है, जुड़ रहा है, उनका समस्या सुलझा रहा है, और समस्या सुलझाने के बाद कैसा महसूस होता है वो मुझे पता है। तो जिसके लिए राजनीतिक कुछ भी हो, मेरे लिए तो राजनीतिक सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा वो। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो जब आपने ये चुनाव लड़ने का डिसाइड किया, उसके बाद आप जनता के बीच गए, और उससे पहले भी आपने शहर का भ्रमण किया होगा, तो ऐसी स्थिति में आप शहर में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं देखते हैं जो नगर अध्यक्ष बनने के बाद आप सबसे पहले प्राथमिकता में उनको सुलझाने का कोशिश करेंगे? ऐसे चुनाव लड़ने से पहले मेरे पास लगभग 12 पॉइंट था, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये मैं किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मैं जैसे कि बताया कि 2018 से मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, तो नगर का कोई भी समस्या मेरे से छुपा हुआ नहीं है। सभी समस्या पर मैं देख ही रहा था और काम कर भी रहा था। लेकिन ऐसा है कि देखिए, हमारे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ते जा रहा, शहर छोटा सा है, समस्या बहुत सारी है, और एक विधायक का कार्यकाल, विधायक का जो कार्य क्षेत्र अधिकार होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है, विधानसभा क्षेत्र। तो जो हम लोग कर सकते थे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर नगर में लड़ने का मौका मिला, तो मुझे लगता है कि बाकी विधानसभा में रहते या फिर नगर पालिका में रहते, जो काम हम लोग कर सकते हैं, हमको लगता है बाकी बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हमको इसमें आने की जरूरत पड़ा। अब पहला बात, हम लोग मान लीजिए नगर क्षेत्र में आए हैं, समस्या जो बोल रहे हैं, समस्या बहुत सारी है। जो 12 पॉइंट के जरिए हम समस्या बताए हैं कि क्या क्या हम शहर के लिए करना चाहते हैं, उसमें एक एक समस्या को हम आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन उसमें इस समस्या को नहीं रखा गया, जैसे कि रोड है, नाली है, पानी है, बिजली है, ये सारी समस्याओं को नहीं रखा गया, क्योंकि ये तो मस्ट है। ये तो किसी को भी, मेरे अलावा कोई भी नगर पालिका चुनाव अध्यक्ष पद के लिए जीतता तो वो करता ही करता, तो मैं भी जीता हूं तो मैं भी करूंगा। जो लोगों को आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों का जरूरत है, वो तो मैं पूरा करूंगा ही। उसके अलावा जो मेरा मैनिफेस्टो है, मेरा मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं जगदलपुर शहर छोटा शहर है, और छोटा शहर में पीने का पानी किसी को पीने का पानी किसी को सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है। तो उस शहर के लोगों को कैसे शुद्ध पानी पीने का मिले, कहां से पानी आए, कैसे पानी मिले, इस पे काम चल रहा है हम लोग का। फिर शहर में गंदा पानी को बाहर ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाहर कैसे निकाले, इस पे समस्या चल रहा है हम लोग का। हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को एक जगह बैठने का जगह हो, ताकि सब एक दूसरे से मेल मिलाव रहे। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में पहले क्या था, चबूतरा था, चौपाल लगता था। शहरी क्षेत्र में वो प्रचलन खत्म हो गया है, उस पर हम लोग विचार किए हैं। हम लोग के युवाओं के ऊपर, जो लड़का लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहा घर में, कोई बहुत सारा रीजन हो सकता है, उसके लिए लोग लाइब्रेरी बनाएंगे, लाइब्रेरी के जरिए लोग अपना पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, लाइब्रेरी में अपना टाइम बिता सकते हैं। और ऐसे नहीं है, मॉनिटरिंग भी करेंगे हम लोग। ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी खोल दी, किताब दे दी हम लोग, बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, ऐसे मतलब हम लोग को है, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। जो बच्चा अगर शरारत तत्व के है तो हम लोग उसको वहां से निकालेंगे भी, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा बात, हम लोग शहर में बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि बस स्टॉप नहीं है, छोटा शहर है। हमको लगता है कि 2-3 किलोमीटर में पूरा शहर खत्म हो जाता है। अगर स्टार्ट किया जाए, हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां शहर से, तो आपका पोटका आता है तो 2-3 किलोमीटर में पूरा शहर खत्म हो जाता है हम लोग का। छोटा शहर है, इसे बस स्टॉप नहीं है। आए दिन बस स्टॉप नहीं होने के कारण शहर में एक्सीडेंट होता है, कि बड़ा बड़ा बस के कारण जाम लगे रहता है। टोटो दुनिया भर का है, टोटो का स्टैंड नहीं है, टेम्पो स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, बहुत सारा समस्या है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। और बहुत सारा मुद्दा है जो हमको लगता है कि मेरा मैनिफेस्टो, हमको लगता है कि आप इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से उसको भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग, और पहला अच्छा बात, आप जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद आप कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, हम लोग शपथ ग्रहण नहीं किए हैं, शपथ ग्रहण नहीं किए और हम लोग काम चालू हो गया है। इसका उदाहरण देख लीजिएगा आप, कल के दिन में जो हमारे माननीय महोदय डीडीसी सर, सभी लोग गए थे पंसवा डैम।
किस लिए गए थे? वहां शहरी जलापूर्ति योजना जो है, चैतन्यपुर जलापूर्ति योजना, सोनवा जलापूर्ति योजना, जो 10 साल से ठप पड़ा था, जिसका मेरा मैनिफेस्टो में 5 नंबर पॉइंट में है कि शहर का बंद पड़ा जलापूर्ति योजना को चालू करना है हमको। इसका पहल कहीं न कहीं हम लोग इसको मैनिफेस्टो में डाले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से जिस दिन हम लोग जीत के चुनाव हम आए, अगला दिन गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री इसको साफ साफ बोले कि सर, जो हम वादा किए शहर के लिए, आपका सहयोग की जरूरत पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री बोला कि खुल के बोले हमको कि जो काम आप बोले हैं, जो काम करना चाहते शहर के लिए आप कीजिए, हम आपके पीछे में है। तो जो कल का दिन में शपथ ग्रहण नहीं किए हैं, कल का दिन में डीसी महोदय, डीडीसी महोदय आए और इसका निरीक्षण किए हैं और इसका काम को चालू करने का प्रक्रिया में कहीं न कहीं आगे बढ़े हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम जिस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़े, उसमें को सारा मेरा मदद हमको ऊपर से मिल रहा है, रांची से भी मिल रहा है और चावला से भी मिल रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने जितनी चीजें बताई, लगभग मेरे सारे सवाल जो है उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसमें जो आप जलापूर्ति योजना की बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अगला सवाल यही था कि नई पाइपलाइन जो है रघुवर सरकार के टाइम पे बिछाई गई थी, लेकिन पानी जो उसमें लाने का जो प्लान था वो पंसुआ डैम से था। हमारी जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों का विरोध है वहां पर। तो चाहे आप डीसी या डीडीसी साहब की बात करें या सीएम साहब की बात करें, उन सब के इतर भी आपका जो ग्रामीणों के बीच प्रभाव है वो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो उसके बारे में क्या आपने अब तक किया है या क्या प्लान है? ग्रामीणों के साथ कुछ बातचीत हुई है? जैसे कि अभी आपको जानकारी है कि ये योजना बहुत पहले का है। ये योजना 10 साल पुराना है। इस योजना के लिए 56 करोड़ लागत से ये योजना हमारे शहर में जलापूर्ति योजना चालू किया गया था। अब जब 10 साल हम लोग बेक हो गए हैं, विश्वास कीजिए 10 साल जब बेक होने के बाद भी किसी भी योजना को सेम प्राइस में करना असंभव है। यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय फिर से प्रयास किए। प्रयास करने के बाद में लगभग डीएमटी फंड से, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, उसमें से 36 करोड़ रुपए फिर से उसमें ऐड किया गया। 56 करोड़ की लागत से पुराना 10 साल योजना को करना असंभव नहीं था। 36 करोड़ उसको और ऐड किया गया। अब वो योजना हो गया 92 करोड़ का, 92 करोड़ का। अब 92 करोड़ से उस योजना को किया जाना है। और कारण है कि बंद क्यों हुआ, इसको भी समझना जरूरी है। बंद इसलिए हुआ कि जिस एरिया से, जो पंसवा डैम से हम लोग सोनवा से जो पानी को लाने का प्रयास कर रहे थे, वहां के ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग को भी पानी नहर के माध्यम से हम लोग को खेती करने के लिए, हम लोग सिंचाई करने के लिए, हम लोग बगानी करने के लिए चाहिए। हम लोग को ये व्यवस्था दीजिए, उसके बाद पानी आप लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार को काम मिला था सिर्फ जलापूर्ति योजना को लाने का जो काम मिला था, तो उनके पास ये अधिकार नहीं था। तो ये आपसी समन्वय बन नहीं पाया, इसके कारण काम रुका हुआ था। अब इस जो समस्या पे डीसी डीडीसी सर या फिर माननीय मुख्यमंत्री सर का भी एकदम फोकस है कि शहर अगल बगल जो भी गांव है जिनका ये मुद्दा था, उनको भी पानी दिया जाए, उनको सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, उसके बाद जलापूर्ति योजना को चालू किया जाए। तो इस मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि काफी हद तक हम लोग सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं और बहुत जल्दी इसको चालू करेंगे हम लोग। जी, एक और समस्या आती है कचरा उठाने से लेकर डंप करने तक की समस्या। अब शहर से कचरा उठाया तो जा रहा है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। प्लस जब वो जा रहा है तो उसको शहर के पास ही फेंका जा रहा है। ग्रामीणों में विरोधाभास है, इसलिए आप ग्राम की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्लस जो रिसाइकलिंग की व्यवस्था की गई थी वो भी कुछ कारगर दिखती नहीं समझ में आ रही है। तो इसके बारे में क्या मास्टर प्लान है कचरा का प्रबंधन का? हम लोग जो, जैसे कि इस क्षेत्र में मैं पहले काम कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं सामने से, इसलिए मुझे ये सब जानकारी है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। जो कचरा है हम लोग शहर का, वो हम लोग जो शमशान घाट के सामने में फेंकते हैं हम लोग, और बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड बन चुका है। वहां हम लोग इसको हटाने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन जहां जहां गया वहां ग्रामीण लोग विरोध किए कि नहीं, शहर का कचरा को यहाँ हम लोग नहीं आने देंगे, यहाँ गंदा होगा, बदबूदार ये होगा, सबका कहना था। लेकिन हम लोग जो इसको कचरा को एक मशीन के जरिए रिफाइन करके उसको कुछ खाद बनेगा, इस तरह का मशीन लोग लगाए थे उसमें। लेकिन जो जगह चयनित किया गया था, उस जगह में मशीन लगने पर बारिश का मौसम में पूरा पानी से भर जाता है, क्योंकि नदी किनारे सटा हुआ है वो। तो बारिश का मौसम में पूरा पानी भर जाएगा, तो वहां वो मशीन भी कारगर नहीं साबित हुआ। हम लोग इसको, विश्वास कीजिए, आप सभी को जानकारी होगा, हम लोग इसको पंपू रोड डैम आसपास में गया था ये कचरा प्लांट, वहां मना कर दिया गया। भरनिया पंचायत में गया हुआ था, टोकलो साइड में गया हुआ था, वहां पर मना कर दिया गया। अब इसको नया जगह चयनित किया गया है। अभी इसको डिस्क्लोज करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि नया जगह जो चयनित किया गया है वो रैयती जमीन है, वो सरकारी जमीन है, वो रैयती जमीन। और रैयती जमीन जो है वो रैयत चाह रहा है कि इस जमीन को आप लीजिए,
10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ की जमीन लीजिए, मेरे से खरीदिए और आपको जो करना है कीजिए, उसमें जैसा करना है कीजिए। और अच्छा बात यह है कि हम लोग को कचरा प्लांट के लिए 4 एकड़ जमीन चाहिए। 10 एकड़ जमीन को खरीदने के बाद में यह मास्टर प्लान बनाया गया था यहाँ के विधायक महोदय के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा कि 10 एकड़ जमीन को पूरा खरीदते हैं हम लोग और 4 एकड़ में हम लोग उसको कचरा डंपिंग यार्ड बनेगा और बाकी जो एरिया रहेगा, जो साइड एरिया रहेगा, उसको हम लोग पेड़ पौधे लगाकर उसको स्वास्थ्य मतलब ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें काम करेंगे। तो इस दिशा पे हम लोग काम आगे बढ़ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छा। सीकेपी जो है वो नेताओं का गढ़ रहा है, इसके बावजूद आज तक बस स्टैंड नहीं है। मैं चाहता था कि बस स्टैंड को कैसे विकास उसका किया जाए, विकसित किया जाए, उसके बारे में बात करूं, लेकिन यहाँ पर विडंबना यह है कि बस स्टैंड ही नहीं है। तो अब आपने तो कहा कि उसकी प्लानिंग चल रही, लेकिन क्या लगता है, क्या रीजन आप मानते हैं कि आज तक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं हो पाई? ये दुर्भाग्य है, इसमें कहना कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्भाग्य है कि ये जो बस स्टैंड नहीं है मत बोलिए, बस स्टैंड है, लेकिन ऐसा जगह बना है कि जहां बस स्टैंड बना है उसके जस्ट बगल में फ्लाईओवर बना है जी, और बस घूम के उस जगह पे जा नहीं सकता है। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि नगर पालिका को वहां जाना चाहिए था, नया बिल्डिंग को, और बस स्टैंड को यहाँ आना चाहिए था कि शहर के बीचों बीच है। लेकिन जो है बन तो गया है, लेकिन वो बस स्टैंड अभी कारगर नहीं हो, ना ही हो सकता कि बस वहां घुस नहीं सकती है। लेकिन बस स्टैंड के लिए नया जगह चिन्हित किया गया है जो कि आपका असंतलिया एरिया में है, वो सरकारी जमीन है, उसमें चिन्हित किया गया है। लेकिन इसका भी पैसा मान लीजिए आके नगर विकास मंत्री बस पड़ा हुआ है। हमको लगता है कि हम लोग प्रयास करेंगे और इस पर हम लोग पहल करेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी बस स्टैंड बना सकते हैं हम लोग। तो ये शहर के बीच होगी जगह या शहर के दूर? नहीं, शहर से सटा ही होगा, मतलब यात्रियों के लिए आसानी की भी आप बिल्कुल आसानी होगा, क्योंकि शहर स्टार्ट लगभग असंतलिया से होता है। असंतलिया एरिया से शहर स्टार्ट हो जाता है, उसी जगह में बस स्टैंड बनेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बस स्टैंड अगर शहर के शुरुआत में बनता है या तो अंत में बनता है किसी साइड से भी, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाम जो होता है हम लोग सदरपुर शहर का, वो बहुत अच्छा हद तक हम लोग निजात पा सकते हैं। जी, अगला सवाल इसी से रिलेटेड था मेरा कि पोस्ट ऑफिस रोड, बाटा रोड, पुरानी रांची रोड, मेन रोड में जो है सड़कों पर लोग सामान बेचते हैं, टोटो वाले अलग जाम कर देते हैं, जिससे सड़क जो है वो आपकी संकीर्ण हो जाती है, आम लोगों को आने जाने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या जो वेंडर्स वहां दुकान लगा रहे हैं उनके लिए कोई नया बाजार व्यवस्थित करने की कोई प्लानिंग चल रही है? प्लस जो टोटो की वहां पर जाम लग जाती है उसके लिए टोटो स्टैंड नया कहीं निर्माण करने का कोई प्लान है? क्योंकि देखा जाए बस स्टैंड बनेगा तो कहीं ना कहीं टोटो का भी हम लोग प्लानिंग करेंगे, टोटो का हो चाहे ऑटो का हो। और पहला बात कि दुकान का जो बोल रहे हैं आप, ये दुकान को आगे बढ़ाना या टोटो को जाम लगाना, कहीं ना कहीं आपसी सभी को सोचना होगा इस बारे में। ये मुद्दा ऐसा है कि मेरे चाहने से खाली क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए जो दुकानदार इससे बाहर निकाल रहे हैं, हम लोग जाहिर सी बात है नगर पालिका चुनाव में हम लोग आते हैं तो हम लोग इससे रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग उनको गाइडलाइन देंगे, हम लोग उनको अपने स्तर से जो भी गाइडलाइन होता है कि दुकान आप कितने दूर तक बाहर निकाल सकते हैं, इसका गाइडलाइन के आधार पर निकालने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे उनको। दूसरा बात, जो टोटो की बात बता रहे हैं आप, टोटो को जैसे कि बाटा रोड घुसना बैन है जी, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि टोटो को कहाँ रुकना है, टोटो कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सब पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि सिस्टम में आने के बाद सिस्टम कुछ हम लोग को चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं इससे पूर्व 10 साल पहले चुनाव हुआ नहीं था। 10 साल चुनाव नहीं होने के कारण बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो हम लोग दोष किसको देंगे? दोष को अगर हटाना है तो हम लोग सिस्टम में जब आ ही गए हैं तो मुझे लगता है तरीके से हम लोग को नियमबद्ध तरीके से हटाना होगा। प्लस लोगों के साथ सामंजस्य भी स्थापित करने की जरूरत है। जी जी। अच्छा, शहर जो है ये छोटा है और शहर में भीड़ काफी बढ़ रही है, बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण हो रहा है, जिसमें से मैं कहूंगा बंगला टार भी एक है और उसके आसपास के भी इलाके, और वहां से आपको वोट भी जो है ज्यादा पड़ा है। उन जगहों पर एक बड़ी परेशानी यह है कि नालियों का पानी जो है वो निकलने के लिए ड्रेनेज की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है गंदगी वार्ड में ही रह जाती है। तो ये जो ड्रेनेज है ये तो एक बड़ा प्लान होगा, इसको स्थापित करने के लिए क्या आपके पास योजना है? ये भी मेरा मैनिफेस्टो में है। हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से शहर का गंदा पानी को बाहर निकालेंगे और ड्रेनेज के साथ जो बड़ा ड्रेन बनाएंगे हम लोग, जो शहर का पानी को बाहर निकालने के लिए छोटा छोटा नाली को उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। और कई जिसने भी बोले अभी आपके नया जो शहर बसा है, नया शहर, नया गली, नया मोहल्ला बसा है, विश्वास कीजिए उस सब ऐसे घर बना है कि रोड के लिए आदमी 4 फीट जगह नहीं छोड़े हैं। तो आप पानी, गंदा पानी अंदर बाहर क्या कीजिएगा, वहां एम्बुलेंस तक जा सकता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि शहर में कभी ऐसा कोई घटना घट जाए कि अगर मान लीजिए कोई
कुछ अंदर रास्ते तक एम्बुलेंस जाना पड़े या फिर फायर ब्रिगेड लोग जाना पड़े तो संभव नहीं है। तो मैं तो चलिए जो बन गया वो बन गया, इस पे क्या प्रयास कर सकते हैं हम लोग नगर पालिका द्वारा हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन जो नया घर बनेगा उस पर भी हम लोग गाइडलाइन जारी करेंगे कि आपको कितना जमीन छोड़ना चाहिए घर बनाने के लिए, इस पर गाइडलाइन हम लोग जरूर जारी करेंगे। और किसी को इस हद तक नहीं बनाने देंगे कि आप पूरा रोड हटा कर जमीन घर बनाएंगे। तो ये जो बन गया उसको तोड़ना मेरे लिए भी संभव नहीं है और तोड़ना चाहिए भी नहीं, घर बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन इस पर जरूर प्रयास करेंगे आगे कैसे हो सकता है। दूसरा बात जो नाली है, नाली का समस्या हमको लगता है कि सबसे बड़ा समस्या है चक्रधरपुर हम लोग का। जहां तक हम घूमे सिर्फ नाली की समस्या ज्यादा देखने को मिला हमको। और हाँ, ये भी बात है कि नाली सफाई भी तो नहीं हुआ है। अगर कुछ कुछ नाली ऐसे है कि सफाई करने से समस्या निकल जाएगा, कुछ कुछ नाली हम लोग को बनाने से समस्या निकल जाएगा, कुछ कुछ नाली को जो उसका आउटर है उसको जोड़ने से बड़ा नाली से वो भी समस्या निकल जाएगा। और हम लोग इस पर काम कर चुके हैं। हमको लगता है कि आते कुछ सालों के अंदर में हमको लगता है कि सब समस्या थोड़ा दूर हो जाएगा। ये तो नहीं बोलेंगे कि एक साल के अंदर दूर कर देंगे समस्या हम, लेकिन आने वाला कुछ साल के अंदर इस समस्या का हम लोग बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि घर बहुत मुश्किल से बनता है, उसको तोड़ने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। यूजुअली जो होता है कि नगर पालिका से ऑर्डर्स आ जाते हैं और उसके बाद घरों को बहुत बेरहमी से तोड़ दिया जाता है, लोग रोते रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इसके साथ आपने एम्बुलेंस की बात कही कि एम्बुलेंस घुस नहीं पाता है, ऐसी सड़क है या जगह ऐसा है, संकीर्ण रास्ते हैं। तो कुछ ऐसा प्लान है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके कि मोहल्ला क्लिनिक टाइप की कुछ चीजें व्यवस्थित की जाए? बिल्कुल, ये सही क्वेश्चन है। हम लोग का वर्तमान में जो शहर में 4 मोहल्ला क्लिनिक है जो कि अव्यवस्थित रूप से चल रहा है। मुझे लगता है कि उसको व्यवस्थित करना हम लोग जरूरत है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में लोग अच्छा काम पहले से मुकाबले हम लोग बेहतर किए हैं और आगे करने की जरूरत है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग पूरा समस्या सुधार कर दिए हैं। हम लोग का सोचिए अनुमंडल अस्पताल, पूरा अनुमंडल क्षेत्र में एक अस्पताल है जो कि मात्र 25 बेड का था, जिसको हम लोग प्रयास करके 50 बेड का हम लोग अतिरिक्त बनवाए। अब हम लोग 100 बेड का और बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल चक्रधरपुर से नहीं, बंदगांव से, गोलकिरा से, सोनवा से, मनोहरपुर से लोग आते हैं और उसके मुकाबले अस्पताल बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग और बड़ा करने जा रहे हैं। अस्पताल का पूरा बाउंड्री टूटा हुआ था, पूरा बाउंड्री को नया बनवाया हम लोग। अस्पताल में अलग अलग तकनीक का अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड सैंपल, बहुत कुछ मशीन आ चुका है, लेकिन उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। और ऑपरेटर मेरे चाहने से तो बहाली होगा नहीं, ऑपरेटर बहाली होगा तो वो रांची से होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार की ओर से होगा। और मुझे लगता है कि सारा प्रक्रिया सारा लगा हुआ है और सारा मशीनरी आ चुका है। अगर एक बार प्रक्रिया के तहत अगर सारा ऑपरेटर अगर पहुंच गया, मुझे लगता है बहुत हद तक हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। और जो मोहल्ला क्लिनिक का जो बात करें, 4 मोहल्ला क्लिनिक है, हम लोग इसमें नियमित रूप से दवा कैसे प्रोवाइड होगा, कैसे वहां देखभाल होगा, कैसे संचालित कर सकते, इसमें एकदम विशेष ध्यान देंगे। क्योंकि आप जब जिक्र किए तो अच्छा हुआ, हमको मौका हमको बोलने का। बहुत सारा बात ऐसा होता है कि हम लोग बोल नहीं पाते न्यूज के माध्यम से, लेकिन आप क्वेश्चन के माध्यम से हम इसलिए बोलते हैं, क्वेश्चन करना जरूरी है। हो सकता है कि हम सब बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बात ऐसे आपसे भी सीखने का मौका मिलेगा हमको कि हमको हाँ इस क्षेत्र में हम पीछे हट रहे हैं, हमको जोड़ने का मौका मिलेगा जी। इस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। अच्छा, नगर परिषद चुनाव जो ये लड़ा गया, ये पार्टी के सिंबल पे नहीं था। इसके बावजूद भी देखा यह गया कि 23 में से लगभग 10 या 11 जो है वार्ड पार्षद, उनको सीधे सीधे एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन रहा। ऐसे में एक नगर अध्यक्ष होने के नाते जब आप कोई योजना को लागू करना चाहेंगे या कोई भी प्लान आप पारित करवाना चाहेंगे, तो वहां एक समस्या आएगी। इस चीज को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? कैसे भी करके आपको जो है डेवलपमेंट तो धरातल पर लाना ही है, तो कितना चैलेंजिंग होगा ये टास्क? चैलेंजिंग तो था हम लोग के लिए चुनाव, क्योंकि आप समझिए हम लोग विधानसभा चुनाव 3 बार जीते हैं और 3 बार चुनाव में 2005 का चुनाव है, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव है। तीनों चुनाव में हम लोग विधानसभा तो जीत गए हैं, लेकिन नगर से कहीं न कहीं पिछड़े थे हम लोग, और अच्छा खासा वोट के अंदर से पिछड़े थे हम लोग। पिछला जो 2024 का जो चुनाव था विधानसभा में, हम लोग को पार्टी को मिला था 9,500 वोट और अगेंस्ट पार्टी को मिला था 14,500 वोट। आप सोचिए, तीनों विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन नगर से पिछड़े थे। और पहली बार ऐसे हुआ कि हम लोग सिर्फ नगर लड़े हैं और नगर जीते हैं हम लोग। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वही पार्टी हमको सिर्फ वोट नहीं दिया है, हमको सभी लोग, सभी वर्ग का वोट मिला हमको। दूसरी बात, आज जो यहाँ पर 23 वार्ड मेंबर चुन के आए हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं कोई पार्टी समर्पित बनाया गया है। सबके साथ मेरा मीटिंग हुआ, सबके साथ एक सुर में हम लोग बात किए हैं। सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 20 से मेजोरिटी 20 23 में से कम 20-21 मेजोरिटी में हम लोग थे कि हम लोग सबसे पहल किए हैं।
हम साफ साफ बोले, और उस मीटिंग में विधायक जी भी उपस्थित थे। साफ साफ यही बात रखा गया कि आप किसी भी पार्टी से है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नहीं लड़े थे, आप चुनाव अपने शहर मोहल्ला गली मोहल्ला को विकास के रास्ते पर लाने के लिए लड़े थे चुनाव। तो आप किसी भी पार्टी से है, ये आपका अध्यक्ष किस पार्टी से है, विधायक किस पार्टी से, कोई मतलब नहीं आपको। आप चुने गए हैं, आप काम के नाम पे चुने गए हैं। आप आपसे समन्वय बनाइए, हमको आप किस पार्टी से हम कोई मतलब नहीं है। आप आपसे तालमेल बनाइए, विश्वास कीजिए, जितना वार्ड मेंबर काम लेके आएंगे जो बोर्ड में पारित होगा, एक वार्ड मेंबर का 10 काम होगा तो दूसरा का भी 10 होगा, चाहे तीसरा कोई भी पार्टी में हो। सभी वार्ड मेंबर का बराबर हक अधिकार है इस काम को लेकर के, सबको हम लोग बराबर काम देंगे और सबको बराबर काम उनका लेने का हमसे अधिकार है, और हमको भी करवाने का मेरा भी इच्छा है कि हम लोग सबका काम करेंगे। कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा विरोधी हो, कोई मेरा दूसरा पार्टी से हो, कोई मेरा जितना बड़ा घोर विरोधी हो, उससे भी मतलब नहीं है हमको। आप विकास के मंच पर आके खड़ा होकर चुनाव लड़े हैं तो उसका समर्थन हम भी करते हैं, पब्लिक की है तो हमको भी करना है। और आप इस एक ही मंच पर बस एक ही मुद्दे पर बात होना चाहिए कि शहर का विकास के लिए आप कितना पहल कर रहे हैं। आप 10 पहल कर रहे हो तो हम आपके साथ मिलकर 20 गुना पहल करने के लिए रेडी है। बस प्राथमिकता विकास को देने के रेडी है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि गुदड़ी बाजार जो है, पहले गुदड़ी बाजार जो है वो नगर पालिका के अधीन मिला। पहले जो है ये कृषि समिति चाईबासा के अधीन रहा, और उससे पहले अंचल कार्यालय चक्रधरपुर के अधीन रहा। अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा भी गया, निर्देश देने वाले अफसर पर कार्रवाई भी हुई, और पुनर्वास का मामला जो है डीसी कोर्ट चाईबासा में चल रहा है। बाजार के दुकानदारों को नगर पालिका को हर साल लाखों रुपए जो है देने भी पड़ते हैं, लेकिन सुविधा वहां शून्य है। मैं भी देखता हूं वहां पर जो है चलने की कोई व्यवस्था नहीं, सड़क के नाम की कोई चीज है नहीं, मिट्टी की जगह है वो भी उबड़ खाबड़, चलने की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब सारी दुकानें बंद हो जाती है तो पूरा एरिया जो है वो अंधकार में हो जाता है। तो उस जगह पे कोई विकास लाने का कोई प्लान है जिससे हालात सुधरे? दिन जब चुनाव लड़ रहे थे उस बीच में वहां मार्केट घुस के हमको वहां पर मीटिंग करने का मौका मिला था, सभी को बात सुनने का मौका मिला था, अपनी बातों को रखने का मौका मिला था। उस मीटिंग में साफ साफ मेरे द्वारा कहा गया था कि आप लोगों जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उस तरीके से काम होगा, पहला बात। दूसरा ही कि मेरा मैनिफेस्टो में भी दिया गया है, मेरा मैनिफेस्टो में लिखे हम कि जिस क्षेत्र का जिस वार्ड का काम होगा उस क्षेत्र के वार्ड मेंबर के साथ साथ वहां के प्रमुख 10 लोगों से हम राय मशवरा करेंगे, तभी किसी काम को करेंगे। तो हम जो वहां उपस्थित होकर सबके सामने यही बात रखे हैं कि बाजार में बाजार समिति जो चाहेगा मुझसे वो काम निकलवा सकता है, मुझसे वो काम करवा सकता है। हम कभी भी किसी के कोई भी काम से पीछे नहीं हटेंगे। अगर उनको लगता है कि यहाँ लाइट लगना चाहिए, यहाँ रोड बनना चाहिए, यहाँ शेड बनना चाहिए, यहाँ पर गेट लगना चाहिए, यहाँ शौचालय बनना चाहिए, उनके अनुसार ही काम होगा। हम कोई भी काम उनको थोपने नहीं जा रहे हैं, हम मेरे मर्जी से कोई काम दुकान तोड़ने नहीं जा रहे हैं, ना मेरे मर्जी से कोई काम बनाने जा रहे हैं। कुछ भी करेंगे बाजार समिति का सहमति से ही करेंगे। और मुझे लगता है कि बाजार समिति के सारे लोग मेरे साथ सहमत हुए, तब कहीं ना कहीं हमको इस जगह में बैठने का मौका मिला है। तो उनके अनुसार ही काम होगा। जब हम वार्ड के लोगों से पूछ के काम कर सकते हैं तो बाजार समिति तो बहुत बड़ा है, बाजार समिति में कुछ भी काम होगा। हाँ, दुर्भाग्य की बात है, हम भी मानते हैं, छोटा सा शहर है, छोटा सा बाजार है, उस बाजार में मुझे लगता है कि बाकी कोई भी लोग कहीं बाहर से आएंगे तो घुसेंगे जरूर इसका टिक्का टिप्पणी करेंगे कि हम लोग का बाजार ऐसा है, क्योंकि खराब तो है, जगह भी वैसा नहीं है और रोड भी ऐसे नहीं है, बारिश के मौसम में तो चलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग इसमें चाहेंगे कि किसी को नुकसान हुए बिना, किन्हीं को वहां से ऐसा ना हो कि हम लोग के बनाने से किन्हीं को नुकसान हो, इस पर भी ध्यान देंगे। हम लोग अगर बनाएंगे उनके सहमति से, बाजार कमेटी की सहमति से, हम उन लोगों को वहां बोल के हैं बाजार कमेटी में कि जो भी काम आप हमको बोलिएगा करने के लिए लिखित रूप से दीजिएगा, ताकि मेरे पास भी प्रूफ रहे, ताकि किसी को नुकसान ना हो, ताकि हम भी बोल सके कि हाँ आप लोगों ने जो काम दिए थे वो काम हम किए हैं, ना कि मेरे मर्जी से कोई काम किए हैं। और देखिए, संतुलित तो बनाना पड़ेगा, नगर पालिका और बाजार समिति को संतुलित रूप से बना के साफ से समन्वय से काम निकालना होगा। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा का घर हो। आप जो अभी 23 वार्ड मेंबर लोगों का जो उदाहरण दिए हैं, हम लोग उसको यही बात रखे कि आप लोगों ने 23 का 23 मेंबर और हम जब बोर्ड कमेटी में बैठे तो कोई भी मतभेद वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। आप विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं, सभी मुद्दों को लाइए कि मेरा ये प्रॉब्लम है। हम यही बोलेंगे कि आपका 100 भी प्रॉब्लम होगा, 100 का 100 प्रॉब्लम हम करने के लिए तैयार है। लेकिन बस शर्त यह है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वार्ड मेंबर को टारगेट दिया जाएगा,
10-10 काम चुन के लाइए, वार्ड में हम लोग बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे हम लोग, और वहां पर 10-10 काम को सबका लिया जाएगा। जो भी है, ये आंकड़ा नहीं है 10-10, जो हम लोग बोर्ड बैठक में बैठेंगे, बोर्ड का मीटिंग जो तय होगा सबका सहमति से ही काम होगा। कोई हम लोग तानाशाही के रूप में या किसी भी रूप में काम करने नहीं जा रहे हम लोग। अच्छा, कुछ दुकानदारों से बात करने पर मुझे ये पता चला कि बाजार में एक तो ये दिक्कत है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी ये कि कोई दुकानदार अपनी दुकान की सिक्योरिटी के लिए अगर दुकान में कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है तो उसके लिए उनके पास परमिशन नहीं है। तो ये जो पेचीदा चीज है, इसको सरलीकरण करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे आप? इसको हम लोग को समझना होगा। अगर मान लीजिए दुकान अपना सुरक्षा के लिए कोई ग्रिल लगा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो अपने दायरे में रहकर करे तो अच्छा है। बात को समझिए। ऐसा ना हो कि हम अपना दुकान को घेर रहे हैं और ये बोल करके आप आगे जाके घेर रहे हैं, तो ये भी तो उसको भी समझना होगा हम लोग। अतिक्रमण वाली स्थिति ना हो जाए जी, इसको समझना होगा हम लोग को। समझने वाली बात है। हमको लगता है कि अगर कोई अपना स्वेच्छा से कैसे करता है तो राय मशवरा करे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कचरा का है, जाहिर सी बात है कि कचरा वहां पे जो एरिया है बाजार का, सारा कूड़ा कचरा जमा होता है, वो बाजार में फैला, बीच में फैला हुआ देखे थे हम भी घूमने गए थे उसमें। तो ये यहाँ की स्थिति नहीं, पूरा शहर की स्थिति है। हम लोग इस पे भी काम करेंगे क्योंकि 10 साल से चुनाव नहीं हुआ था। कचरा जो उठाते हैं, कचरा जो सफाई कर्मचारी है, कितना काम से निकाल दिया गया, पेमेंट वेतन नहीं मिलने के कारण, किसी को 1.5 साल 2 साल 6 साल से वेतन नहीं मिला, वैसे ही काम कर रहे लोगों। तो स्थिति तो गंभीर थी, तो उसको सुधारने के लिए ही हम लोग इस क्षेत्र में घुसे हैं। और जब घुसे हैं तो तरीके से करेंगे इसको, कायदे से करेंगे। अच्छा, शायद बाजार में एक और घटना जो है, हाल फिलहाल में कहूंगा कि 2014 में एक बार और फिर 2017 में आगजनी की घटना सामने आई, और कहा गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ था। कुछ दुकानदारों ने एफिडेविट में ये कहा कि हमारे यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश लगती है कि किसी ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद फिर एक आपसी उन्माद जो है वो पैदा हो जाता है। तो ऐसा कोई प्लान है कि बाजार की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी कुछ कदम उठाए जाए? बाजार में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, बाउंड्री किया जाए, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स 2-4 रखे जाए, ऐसी कोई प्लानिंग है? इस पर भी हम लोग पहले विचार कर चुके हैं, क्योंकि इस शहर छोटा सा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ रहते हैं, और चिंगारी भड़कने के लिए एक माचिस का तिल्ली भी काफी होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए वर्षों लग जाता है जी। कहीं ना कहीं जो घटना हुआ बहुत निंदनीय और बहुत ऐसा घटना था कि इसको भुला पाना मुश्किल है पूरा शहर के लिए। चलिए, जो घटना हुआ उसमें तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो घटना हुआ उसको मुआवजा के लिए बहुत प्रयास किया गया। कुछ लोगों को मुआवजा मिला भी, कुछ लोगों का मुआवजा को लेकर हम लोग जो बाजार समिति से भी हम लोग बात किए थे, कुछ मुआवजा के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलना है। तो हम सभी को आश्वासन दिए कि आप लोगों को जिस दिन चाहिएगा, जब चाहिएगा, हम इस क्षेत्र में आने के बाद में आप लोगों को सभी को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। इस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। दूसरा बात, जो हम लोग जो बाजार क्षेत्र में जो बनाना है हम लोग को, जो आप लोगों को बाउंड्री करना है, सिक्योरिटी सिस्टम, इसका भी हम लोग बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो कुछ देखभाल के लिए पुलिस कर्मी रखा जाए, कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जो पुलिस के लिए जो बनता है गेट लग के वहां रखा जाता है, वो भी करेंगे हम लोग। वहां बाथरूम शौचालय नहीं है, उसको करेंगे हम लोग। बहुत सारा प्लान है हम लोग का। प्लान है बाजार को लेकर के हम लोग को। देखिए, शहर के बीचों बीच बाजार ये है, शहर के लिए। हाँ, लाइट के लिए तो देखिए कहना क्या कि अगर हाई मास्क लाइट देंगे तो सभी दुकानदार को नीचे अपना सेट है, तो लाइट नीचे पहुंच नहीं पाएगा। उसका वैकल्पिक जो भी व्यवस्था होगा उसको हम लोग करेंगे। छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा दी जाए। अच्छा, एक और समस्या यहाँ देखी जा रही है कि आम नागरिकों के लिए खेल के मैदान की कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे का जो प्लेग्राउंड था उसकी घेराबंदी कर ली गई है, वो रेलवे अपने अंडर ले चुका है। तो अब आम जनता जो है वो प्लेग्राउंड के नाम पर कहाँ जाए खेलने के लिए? पहला बात तो सदरपुर शहर में बीचों बीच में कहीं से जगह भी नहीं है। एक जो जगह था भारत भवन को उसको मिनी स्टेडियम बना दिया गया। दूसरा जगह जो है मारवाड़ी स्कूल, जिसके लिए हम लोग उसको समझने की बात है। सभी लोग कहते हैं कि मारवाड़ी स्कूल स्टेडियम है, उसको क्यों नहीं बना रहे हम लोग को। बात को समझिए, वो स्टेडियम जो है स्कूल प्रशासन का है, वो मारवाड़ी स्कूल का प्रशासन, मारवाड़ी स्कूल का अपना ग्राउंड है वो। तो उसको अगर मान लीजिए जिला ले लेता है तो वो स्कूल के हाथ से छूट जाएगा बाउंड्री। तो स्कूल नहीं चाहता है कि हम लोग का मैदान वहां जाए, तो स्कूल अपने स्तर से उसको बनाना चाह रहा है और उसको 56 लाख या 55 लाख की लागत से उसके रिपेयरिंग के लाया है, जिसका गेट बनेगा, बाउंड्री होगा, मिट्टी भराएगा, उसको स्टेडियम का रूप दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यही चीज जिला की ओर से होता तो बेहतर और बड़े पैमाने पर होता। लेकिन इसको स्कूल शिक्षा प्रबंधन ले चुका है, शिक्षा प्रबंधन की ओर से टेंडर निकाला जा रहा है, तो उसका भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। दूसरा जो आप बोल रहे कि
प्ले ग्राउंड आपका रेलवे वाला, वहां 2 ग्राउंड है, एक जगह सिरसा हो गया। अब अच्छा बात यह है कि उस ग्राउंड को चलिए बाउंड्री तो कर दिया गया, लेकिन वो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और जैसे सिरसा में आदमी को घुसने के अलावा यहाँ पे घुसने के अलावा होगा, बस ये है कि अभी जब तक कुछ काम चलेगा, ये तो देखिए कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे अपना तो करेगा, इस पे हम लोग बंदिश लगा नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोग को जो सुविधा होगा उस आधार पे हम लोग रेलवे से बात कर सकते हैं जरूर। तो यही सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्कूल भी तो कभी ये बंद कर सकता है, फिर आम जनता क्या करे? स्कूल तो देखिए, स्कूल तो मुझे लगता नहीं बंद करेगा, क्योंकि वो जो गेट लगाया जा रहा है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जा रहा है। और मुझे लगता नहीं कि देखिए ऐसा कोई परिस्थिति आएगा तो हम लोग है, हम नगर अध्यक्ष होने के नाते हम इतना बोलेंगे कि ऐसा कोई परिस्थिति आता तो हम हमेशा खड़े हैं। आप लोगों के द्वारा जो बनाए गए यहाँ से विधायक महोदय जो पिताश्री है वो भी खड़े हैं, यहाँ की जो संसद मैडम जो है आप लोग के द्वारा बनाए गए वो भी खड़ी है। ऐसा कोई परिस्थिति आता है कि स्कूल बंद करना पड़े या लोगों को घुसने निकलने से बंद कहीं करना पड़े किसी एरिया से, तो हम लोग सभी खड़े हैं, हम लोग पूरी तरह डट के खड़े हैं। हम लोग ऐसा कुछ होने नहीं देंगे जो शहर के लोगों को परेशानी हो, ऐसा कुछ होने देंगे। मतलब उस स्थिति में आप लोगों की तरफ से इंटरवेंशन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। अच्छा, बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन पार्क है वो भी पार्क तो है लेकिन नाम मात्र का है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ सोचा है इस क्षेत्र में? हम लोग जैसे कि रेल क्षेत्र में ज्यादातर है, रेल क्षेत्र में जो पार्क है, और रेल इसको बेहतर कर रहा है, क्योंकि अभी मुझे जैसे जानकारी मिली है कि रेल जो पार्क है उसको भी सुधार रही है, रेल कुछ अपना एरिया में रेस्टोरेंट बना रही है, रेल जो आपका बटर लेक जो था उसको भी मतलब वो फिर से खुदाई करके फिर से उसको बना रही है, मतलब अपने क्षेत्र में काम कर रही है। अब मुझे लगता है कि हम लोग का नगर क्षेत्र में कहीं इसको कमी है, जैसे कि हम लोग कुछ जगह हम लोग चिन्हित किए हैं, जो राजा महाराजा अर्जुन सिंह जी का जो जहाँ स्टेचू बना हुआ है उसको हम लोग बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसको, वो भी कहीं ना कहीं वो चिल्ड्रन पार्क टाइप का ही बना हुआ है। उस पर हम लोग क्या क्या सामान, अभी तो पहले वो सौंदर्यीकरण के लिए उसका टेंडर निकलने वाला है, सौंदर्यीकरण हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या सामान वहां डाल सकते हैं, क्या हम लोग लगा सकते हैं, इस पर बेहतर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ये तो स्पेसिफिक चीजों की बात हो गई। पूरे शहर का ओवरऑल सौंदर्यीकरण के लिए क्या प्लान है, क्या क्या नया देखने को मिलेगा चक्रधरपुर की जनता को? मुझे लगता है कि हम लोग, मेरा जो प्रयास रहेगा, हम लोग ग्रीनरी के लिए, हम लोग चक्रधरपुर शहर के लिए पेड़ पौधा के लिए जहाँ हो सके हम लोग फूल के माध्यम से, जो गमला के माध्यम से पूरा शहर को जगह जगह चयनित करके हम लोग कुछ गार्डन टाइप को बनाने का मेरा प्रयास है, जो कि ये हम आज से पहले कभी न्यूज में बोले नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जगह जगह चयनित करके साफ सफाई जब हटते जाएगा, साफ सफाई जब होते जाएगा, तो उस जगह में कहीं कहीं फूल बगीचा या पेड़ पौधा के माध्यम से, या फिर हम लोग जो सजावट के लिए जो पौधा नहीं आता है वो सब हम लोग लगाने का प्लानिंग है। ये पूरा नगर क्षेत्र में हम लोग करेंगे और मेन रोड क्षेत्र में करेंगे, क्योंकि अंदर अंदर तो संभव नहीं है। मेन रोड क्षेत्र में जहां जहां हम लोग कर सकते हैं प्रयास को हम लोग करेंगे। अच्छा, ये सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, मैं रेलवे का जो सबवे बना है नया, उस तरफ से अगर आप असलम चौक की तरफ बढ़ेंगे तो मैं देखता हूँ कि सड़क के बीचों बीच पोल्स है। हाँ, उसको हटाएंगे। उसका क्या प्लान है? उसको हटाएंगे। ये कोई ये तो देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि ये रोड बनने के बाद पोल नहीं गाड़ा गया है। जी जी। क्योंकि उस एरिया को पूरा खाली करा गया है, जिसको उसको शायद बोलते हैं, हमको लगता है फकीर मोहल्ला बोलते थे शायद, ऐसे कुछ था, फकीर मोहल्ला उसको बोलते थे। जब वहाँ अंडरपास बना तो फकीर मोहल्ला को वहां से पूरा खाली कराया गया है, फकीर मोहल्ला को कहीं और जाके बसाया गया है। तो उस जगह खाली हुआ तो उधर फिर एक रोड बना और बीच में खंबा था, लेकिन इस पे मेरा पहले भी विभाग से बात हो चुका है, ये खंबा हटेगा, पर उनको एक बड़ा टीम चाहिए, क्योंकि वो चालू लाइन है और बहुत दूर तक उसको काम को रोकना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो वो हमको लगता है कि आज नहीं कल, क्योंकि केबलिंग जो होता है, केबल तार जो लगने का था उसके पास था नहीं, और वो आ चुका है। और वहां का नहीं, बहुत सारी समस्या है, जहां जहां मुझे बिजली के लिए तो हमको सोचना नहीं है, मुझे लगता है बिजली का समस्या आप हमको एक दिन समस्या दीजिए, हम अगला दिन पर निवारण कर देंगे। अभी जो सिस्टम आ चुका है हम लोग पास में जी, जो हम ग्रामीण क्षेत्र में लगभग कहीं ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, सोचिए। तो हमको लगता है ग्रामीण क्षेत्र में अगर 100 ट्रांसफार्मर लगाओ तो 80 तो मेरा ही द्वारा फोन किया गया है। तो बिजली विभाग के क्षेत्र में मेरा अच्छा पकड़ है। और एक बात, जब बिजली विभाग का बात हो ही रहा है, आप जो देख रहे हैं हम लोग शहर में पूरा लाइट सिस्टम जो लग चुका है, पूरा टोटल शहर में अब हमको लगता है जो मेन रोड इलाका है कहीं लाइट की जरूरत नहीं है हम लोग को। अब हम लोग क्या प्रयास रहेगा, अब हम लोग प्रयास रहेगा जो मोहल्ला का जो रोड है, प्रत्येक मोहल्ला के प्रत्येक रोड चौक चौराहे में हम लोग लाइट लगाने का काम करेंगे। हमको लगता है कि हम लोग शहर का जो बीचों बीच
में जरूरत नहीं है, जहां जहां जरूरत है उसके आधार पर हम लोग अभी लाइट हर गली मोहल्ला में लगाएंगे। जो अंधेरा से हम लोग को दिक्कत होती थी, बच्चे बच्चियां जो ट्यूशन पढ़ के लौटती थी उन लोगों को दिक्कत होता था, इस पर हम लोग काम करेंगे। शहर की जनता ने आपको बहुमत देकर जिताया है, जीत के बाद शहर की जनता के लिए कोई संदेश? संदेश तो यही रहेगा कि देखिए, जो चुनाव हम मुझे जीत मिला है, कहीं ना कहीं जनादेश आपकी ओर से मिला है। मैं सभी मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे इसमें पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, जो मुझे वोट दिए हो चाहे वोट मुझे नहीं दिए हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके द्वारा जो भी जनादेश मुझे मिला है, आंकड़ा जो भी हो, चुनाव जीते हैं, चुनाव का जीत मेरे लिए मायने था, क्योंकि चुनाव जीतना मेरा मकसद था। मेरे लिए चुनाव जीत के शहर में क्या काम हम करना चाहते हैं, जो काम आप लोग सामने रखे हैं, उस काम को दिखाना मेरे लिए जरूरी था, और उस बदौलत आप लोगों ने जीत दिलाए हैं। मुझे आंकड़ा जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी लोग, शहर के जो भी लोग मेरे प्रति विश्वास जताए हैं और जो नहीं भी जताए हैं, उनके लिए मैं खासकर बताना चाहूंगा कि कुछ दिन का धैर्य रखिए। जो काम हम बोल के आए हैं उस काम को धीरे धीरे मैं करते जाऊंगा। अगर उसके बाद आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर अगर आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मुझे जो वोट पड़ा है वो 1061-62 वोट का लगभग अंतर है, उस अंतर से जो मैं जीत हुआ है, मुझे लगता है कि इसको मैं आने वाला दिन में इसको मैं बहुत हद तक बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रति रुझान लोगों का घटे नहीं बढ़े। तो इस आधार पर मैं काम करूंगा। जो काम मैं बोल के आया हूं मैं बेहतर तरीके से करूंगा, और जो लोग मुझे वोट नहीं भी दिए होंगे, मैं ऐसे लोगों से मैं खासकर बोलूंगा, मुझसे बात करने के लिए, मुझसे अपना समस्या बताने के लिए बिल्कुल मत झिझकिए। जब मन करे फोन कर लिए, जब मन करे मुझसे मिलिए। हम आप लोगों का काम यदि नहीं करते हैं तो आप सवाल उठा सकते हैं। हम आप लोगों का काम करने के लिए पहले से तात्पर्य है और हम करेंगे। जो मुझे वोट दिए नहीं दिए कोई मतलब नहीं है, मुझसे मिलिए, मुझसे बात कीजिए, मेरे बस तक जो भी काम होगा हम करेंगे। और हम इसके लिए आप सभी से विनती करते हैं, शहर के लोगों से विनती करते हैं कि छोटा शहर है, कौन किसको क्या बोला नहीं बोला, सबसे अच्छा बात यह है कि हम जो चुनाव लड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक तो ऐसे चुनाव लड़े हैं कि हम स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि हम कोई किसी को बुराई भलाई के लोग बोल के नहीं लड़े हैं। हम अपने लिए क्या हम शहर के लिए कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। तो इसी मेरा मैनिफेस्टो को, मेरे बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी को कोई विरोध नहीं करते हैं। हम साफ तौर से बोल रहे हैं कि जो भी काम हम करने के लिए बोले हैं उसी काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट बना के रखिए, जो विश्वास जता है, और कुछ दिन वेट कीजिए, हम काम को करते जाएंगे और आप लोगों को जो समस्या होगा मेरे से जरूर मिलेगी। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल, उपाध्यक्ष के रूप में आप किस तरह का कैंडिडेट चाहेंगे? देखिए, फिर से वही बात को हम दोहराएंगे कि हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड का जो मीटिंग हो, जो 23 वार्ड मेंबर और एक अध्यक्ष जो बैठेगा जिस बोर्ड में, उस बोर्ड का मीटिंग में हम चाहते हैं कि कोई भी विवाद पैदा ना हो। जो भी समस्या आए एकदम पूर्ण रूप तरीके से वो पारित हो जाए। क्या कि मान लीजिए बोर्ड का मीटिंग में अगर बहस होगा, बोर्ड का मीटिंग में अगर मान लीजिए किसी बात पर तालमेल नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं विकास बाधित होगा। तो हम लोग को विकास बाधित नहीं करना है, हम लोग काम करना है। हम लोग काम करने के लिए चुने आए हैं। हम 23 के 23 वार्ड मेंबर से अपील करते हैं, आप लोगों को जिस मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं उसको बेहतर तरीके से आगे 5 साल के अंदर खत्म करना है। इस पे बात पर ध्यान दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चुन के आएंगे, हम लोग प्रयास तो करेंगे, जो भी चुन के आएंगे, जो भी आएंगे, उनसे मेरा तालमेल मैं खुद बनाऊंगा, और उसको कैसे बेहतर मैं करूंगा मेरे पर निर्भर करता है। और आने वाला जो भी बनेगा उपाध्यक्ष, मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष और जो वार्ड मेंबर है और अध्यक्ष आपसे तालमेल से बढ़िया काम होगा, और इसको हम लोग करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी उरांव जी, आपका समय देने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको जीत की। हम उम्मीद करते हैं कि आप जितनी बातें आज बोल रहे हैं वो सभी आप जल्द से जल्द धरातल पर उतार कर दिखाएं, और जनता और नगरपालिका के बीच एक सामंजस्य की स्थिति पैदा हो, शहर का विकास हो। कह दूं कि जैसा हमने पिछले बार भी कहा था कि हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपके पास पॉडकास्ट लेकर आएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, शिक्षा के क्षेत्र से हो, या प्रशासन के क्षेत्र से हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, और स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।